हेलो चलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके। आज हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। नेक्स्ट राइट डाउन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है मैं बता चुका हूँ। अगर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, तो जो फोर्स यहाँ पे हमने लिखे हैं फोर्स, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी फोर्स, ये कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद करें हमने क्या बताया था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया था? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा। या रिवर्स में बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इज दैट क्लियर? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल चेंज, मतलब पार्टिकल को सपोज कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इस पॉइंट से यहाँ तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं dx, तब कितना वर्क करेगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड उस, है ना? काफ़ी स्मॉल है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? du विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। या मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? du विल बी इक्वल टू माइनस, इसको मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, सारे वर्क को इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, dx वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को dr ले लेते हैं, है ना? dr। ओके, ये आ गया हमारा वर्क डन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में, तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स वेक्टर या फोर्स। अभी देखिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट होंगे। अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूँ तो मैं इस तरीके से क्या लिख दूंगा? fx इंटू डी एक्स। वाई कंपोनेंट की बात करूँ तो fy dy। z कंपोनेंट की बात करूँ तो fz इंटू dz। ओके, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा बच्चा कि fx विल बी इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स, है ना? इस रिलेशन से fy इज इक्वल टू माइनस du बाई डी वाई एंड fz इज इक्वल टू माइनस du बाई dz। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब मैं बताओ, या अगर सपोज जो फोर्स है वो x एंड y दो जगहों से चेंज हो रहा है, तो बेटर होगा अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो मैं इसको क्या लिखूँ? डेल यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं वेक्टर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेक्टर f इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ओके, और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन में लगा देता हूँ। इज दैट क्लियर? या लिख सकते हैं वेक्टर f इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, सॉरी, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इज दैट क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता हो तो हम लोग फोर्स का फंक्शन निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग इट। ओके, बाय डिफरेंशिएटिंग इट। ओके, ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट ईयर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, फिर से ये आएगा। खैर अभी यहाँ पे हम लोग जेई वाले क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में बस खाली ये रिलेशन दे दिया है, बाकी कुछ है नहीं उसमें, ठीक है? तो इतना ही डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला पार्ट दिया, सिर्फ इतना दे दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला। ये इक्वेशन भी नहीं लिखा है उसने, बट आप जान लीजिए, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
चलो मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। ओके, कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स एट 1,2, कैलकुलेट फोर्स एट 1,2। आप जल्दी से कैलकुलेट करें, आई एम नॉट गिविंग पोल। ओके, आप सॉल्व करें जल्दी से फटाफट। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका फंक्शन है x एंड y में, कितना है बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो फोर्स इन x डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स, माइनस माइनस साइन आया था ना। ये इक्वेशन आप याद करें, फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस सॉरी डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ओके, जहाँ पे u क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का फंक्शन x y z कहीं पे भी हो सकता है, तो दिस इज द पार्शियल फंक्शन। ओके, देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है कि नहीं, ये भी हम लोग डिफाइन करते हैं, बट अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल दूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो बताओ अब इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो y को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो बताओ y को कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x। सिमिलरली एफ वाई क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, है ना। तो जब y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो x को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, इसका कितना आ जाएगा, -2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो अब बताएं, अगर हमें x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, तो वेक्टर f कितना आ जाएगा, बोलो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ एक्स कितना है, -2x आई कैप -2 जे कैप। हमसे फोर्स कहाँ पे पूछा गया है बच्चा, हमसे फोर्स पूछा गया 1,2 पे, तो फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2i कैप -2j कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट पूछूं तो कितना आ जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 2√2 न्यूटन। इज दैट क्लियर। छोटा सा, छोटी सी सिंपल सा एग्जाम्पल, खैर नोट कर लो आप। हो गया, चलो नेक्स्ट राइट डाउन, टाइप्स of equilibrium, types of equilibrium। okay, so basically there are 3 types of equilibrium। equilibrium का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। equilibrium का मतलब क्या होता है बच्चा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Okay, there are 3 types of equilibrium। First, stable equilibrium, stable equilibrium। Second, unstable equilibrium। And third, neutral equilibrium। Okay, so there are 3 types of equilibrium। first stable equilibrium, second unstable equilibrium and third one is neutral equilibrium। तो stable equilibrium में भी क्या होता है, net force is 0 on the particle। unstable equilibrium में भी क्या होता है, net force is 0 on the particle। neutral equilibrium में क्या होता है, F net is 0 on the particle। what is the difference? okay, so let us understand the difference between these 3 types of equilibrium
दैट इज फर्स्ट वन इज स्टेबल, सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल. ओके, सो सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप जैसे पार्टिकल को चाहे लेफ्ट डिस्प्लेस करो, राइट डिस्प्लेस करो, है ना, ऊपर डिस्प्लेस करो या नीचे डिस्प्लेस करो, पार्टिकल जो है में टेंडेंसी होती है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिटेन करने की, वापस रीगेन करने की. ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये टेंडेंसी नहीं होती है. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आप जहाँ ही उसको धक्का मार दोगे वहीं पे वो जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ओके, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके दोस्त जो होते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टेबल इक्विलिब्रियम. आप उनको कितना भी गाली दो, लात मारो, झगड़े करो, लड़ाई करो, फिर भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पास आ जाएंगे वापस, है ना. गर्लफ्रेंड इज़ ए वेरी हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. गर्लफ्रेंड इज़ ए वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जरा से भी लड़ाई हुई तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा, है ना. तुरंत पहला काम तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, स्नैपचैट पे ब्लॉक, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ब्लॉक, है ना. सो दे आर वेरी हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना. तो सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. जैसे मान लेते हैं ये इस टाइप का एक कोई प्लेन है. क्या है, इस टाइप का कोई प्लेन है. हमने यहाँ पे 3 कंडीशन दिखाए. फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे एक बॉल रख दिया. ओके, यहाँ पे एक बॉल रख दिया हमने, और यहाँ पे एक बॉल रख दिया. ओके, डिस्कस करते हैं सिचुएशन ए. इसको मान लेते हैं सिचुएशन फर्स्ट, दिस वन इज सिचुएशन सेकेंड, एंड दिस वन इज सिचुएशन थर्ड. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सिचुएशन वन बाय वन. ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, नेट फोर्स बॉडी में जीरो है. बॉडी में क्या है, नेट फोर्स जीरो है. ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट फोर्स जीरो है. बट व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट स्लाइटली पुश द बॉल फ्रॉम दिस साइड. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, पार्टिकल वापस इधर की तरफ लुढ़क जाएगा. क्या वापस आ पाएगा इस पॉइंट पे एक बार लुढ़कने के बाद? नहीं. इसी तरीके से अगर वो राइट लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करें इधर के साइड, तो पार्टिकल इधर भाग जाएगा. क्या वापस आएगा अपने इस पोजीशन पे? नहीं आएगा. सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस हैपेंस विथ योर गर्लफ्रेंड. वंस अगर आप लोगों के पास एक बार लड़ाई हो जाती है या कभी ज़्यादा लड़ाई हो गई, तुरंत ब्रेकअप की धमकी आ जाती है, ये वो, है ना, ब्रेकअप हो जाता है. तो सेम उसी तरीके से अगर आप इधर से उंगली कर दें तो ये इधर भाग जाएगा, इधर से उंगली कर दें तो इधर भाग जाएगा. सेम उसी तरीके से अगर आप गर्लफ्रेंड को उंगली करेंगे बार बार तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, है ना. तो सेम उसी तरीके से ये जो है, अगर इधर से हम लोग उंगली कर देंगे तो इधर भाग जाएगा, इधर से उंगली कर देंगे तो इधर भाग जाएगा. दैट मीन्स पार्टिकल में आप किधर भी साइड से उंगली कर दें, पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा और पार्टिकल उधर ही की तरफ भाग जाएगा. दैट मीन्स देयर इज नो टेंडेंसी टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल. यहाँ पे आप इधर से उंगली करेंगे तो पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँच जाएगा, है ना. लेकिन जैसे उंगली करना बंद करेंगे वापस आ जाएगा लुढ़क के. अगर आप इधर से उंगली करें, इधर से उंगली करें तो ये लुढ़क के यहाँ चढ़ के यहाँ आ जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत ये इधर भाग जाएगा. दैट मीन्स आप इधर से उंगली किए, पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे अनइक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे उसको वापस ये यहाँ पे आ जाएगा. सेम तरीके से अगर आप इधर से उंगली किए, इधर भाग आ गया तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन आप जैसे ही रिलीज करेंगे तुरंत वो वापस चला जाएगा अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. सो दैट मीन्स आप पार्टिकल को किधर से भी उंगली करें, किधर भी डिस्प्लेस करें, पार्टिकल में टेंडेंसी है टू रिटेन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. So this one is stable equilibrium. This happens with your friends, close friends. Not I am not talking about friends, close friends. आप उन्हें कितना भी गाली दे दें, मार दें, पीट दें, कितना भी दे दें, फिर भी वो आपके पास आ जाते हैं, है ना. शाम को पास आ जाते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये क्या है?
ये मस्त आदमी है, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। आप इधर से उंगली करोगे यहाँ चला जाएगा, मस्त अपना लाइफ जिएगा, इधर से उंगली करोगे यहाँ चला आएगा, मस्त अपना लाइफ जिएगा। मतलब जहाँ पे आप भेजोगे, जिधर से डिस्प्लेस कर दोगे, इधर से हम डिस्प्लेस किए तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लिया अपना। इधर से हमने डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लिया, है ना। जहाँ पे आप डिस्प्लेस करोगे वो वहीं पे जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके, न्यूट्रल। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को पता लगाना होगा, वो आगे पढ़ाया जाएगा जेईई क्लास में। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब एसएचएम पढ़ेंगे तो इसी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट कर लें, इफ़ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इस स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ़ अ पार्टिकल, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस पार्टिकल को मैं थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूँ या इधर डिस्प्लेस करूँ, रिलीज करूँ, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन, एसएचएम परफॉर्म करेगा, ओके। तो नोट करें, इफ़ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, if a particle is slightly displaced from its equilibrium position, it performs simple harmonic motion. So that we will discuss in SHM chapter. इसके लिए एक पूरा अलग चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट राइट डाउन conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चा यहाँ पे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो लिखो, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट on the particle, okay, only conservative forces act on the particle। that means अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे, है ना, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ओके। तो अभी ध्यान से देखें, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे दो तरीके से, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ उस बेसिस पे, और दूसरा हम लोग एक जनरल बेसिस पे। हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस, सिंपल एक काम करते हैं हम लोग, डिफाइन कर लेते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को तभी कंजर्व कर सकते हैं जब क्या लग रहे हो बॉडी पे, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो। दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन एक
बेस्ट एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स का, वो प्रेजेंट नहीं है। सो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो, एंड वर्क डन बाय अदर फोर्स इज ऑल्सो जीरो। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड will be equal to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, and work done by conservative force field होता क्या है, माइनस डेल्टा यू, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत, यही आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये ऐसे ही आपकी गर्लफ्रेंड है, परमानेंट वाली गर्लफ्रेंड है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, इससे सब कुछ होने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब आपके काम आएगा 12th तक, जब तक आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। अभी भी जितने भी चैप्टर आएंगे, चाहे सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे रोटेशन होगा, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको हम लोग जानते हैं बर्नौली प्रिंसिपल के नाम से, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, चाहे वो इलास्टिसिटी होगा, चाहे वो 12th में पहुंचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, चाहे वो मैग्नेटिज्म होगा, चाहे वो ऑप्टिक्स होगा, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स होगा, चाहे सेमीकंडक्टर फिजिक्स होगा, हर जगह पे इस चीज़ का एनर्जी कंजर्वेशन का यूज आएगा। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लें। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे फॉर्म में लिखूं, आप यही याद रखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको रेफरेंस डिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ओके, या इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डेल्टा के को मैं क्या लिख सकता हूँ, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस यू के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, या यहाँ से आ जाएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ओके, sum of potential energy plus kinetic energy remain constant. This is the principle of conservation of mechanical energy. This formula or this formula we can only apply when there is a conservative force field, that means non-conservative forces वहाँ पे present नहीं है, otherwise we cannot apply this formula. Okay, note करो. So let's prove this with an example. चलो, फ्री फॉल क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फ्री फॉल इन अ वैक्यूम मैकेनिकल एनर्जी, प्रूव दैट इन फ्री फॉल इन अ वैक्यूम मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज दिस इज ग्राउंड एंड हियर अ बॉल h height from the ground. Okay, I have dropped this ball from this point. Okay, this is the ground. मैंने एक बॉल को h हाइट ऊपर उठाया और वहाँ से मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। देन आई विल प्रूव दैट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो आई चूज पॉइंट ए हियर, इन मिडल कोई पॉइंट बी, मिडल कोई भी पॉइंट, एंड व्हेन द पार्टिकल वाज जस्ट हिटिंग द ग्राउंड पॉइंट सी। सो यहाँ पे जस्ट इसको ड्रॉप किया गया तो यू क्या है, जीरो। ओके, तो पॉइंट ए पे बताएं टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसको रेफरेंस लाइन ले लेते हो, कितना आ जाएगा, mgh
मास मान लेते हैं h है, काइनेटिक 0. सो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए? mgh. इज दैट क्लियर? यस सर. बी मान लेते हैं जब ये y डिस्टेंस फॉल कर गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? v √2gy. इज दैट क्लियर? ये बताने की जरूरत तुमको है नहीं, काइनेमेटिक्स में इससे बहुत टफ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व किए हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट, अच्छा ग्राउंड से ये हाइट कितनी बचेगी अभी? ग्राउंड से ये हाइट कितनी बचेगी अभी? h माइनस वाई. सो इफ आई टॉक अबाउट टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, देन टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी will be equal to potential energy at point B plus kinetic energy at point B. So what we will get from here? Potential energy at point B. What is the height from ground to that point B? h minus y. So potential energy is mg h minus y. And what is the kinetic energy? Half m vv square. Half m vv square. And velocity at that point is √2gy. If you square it, so this will become 2gy. Okay? 2 से 2 खत्म. तो कितना आ जाएगा यहाँ से? mgh माइनस mgy प्लस mgy. दिस विल गेट कैंसल आउट. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू mgh. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसको आप लोगों ने 9th में भी प्रूफ किया होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी पे डिस्कस करते हैं. जब ये ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला हो तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी? √2gh. कितना हाइट फॉल कर चुका हो? h. सो कितना आ जाएगा? √2gh. ओके, सो टोटल एनर्जी एट सी की बात करूं मैं तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी. सो टोटल एनर्जी एट सी कितना आ जाएगा यहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी एट सी, यहाँ पे हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट सी की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? हाफ m vc स्क्वायर. एंड vc स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2gh. तो 2 से 2 खत्म तो कितना आ जाएगा टोटल एनर्जी एट सी? mgh. इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर थर्ड. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, टोटल एनर्जी एट ए वाज mgh, टोटल एनर्जी एट बी वाज mgh, टोटल एनर्जी एट सी वाज mgh. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्री फॉल इन वैक्यूम टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. Total energy remain constant. And what is the meaning of total energy here? Mechanical energy, that is sum of potential energy and kinetic energy. Okay, खैर ये छोटा सा एग्जाम्पल नोट कर लो. अब काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो. मिटा दें? यस सर. आपने याद करें प्रोजेक्टाइल मोशन में एक क्वेश्चन किया होगा, है ना? चलो उसी क्वेश्चन को रिवाइज करके वहीं से स्टार्ट करते हैं. वहीं से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में वाला क्वेश्चन देखा होगा. एक टावर है जिसका हाइट h है, जिसका हाइट कितना है? h. यहाँ से तीन पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में फेंके गए. तीनों का मास m है. एक ऊपर की तरफ फेंका गया विथ स्पीड u, एक किसी एंगल पे फेंका गया विथ स्पीड u, एक नीचे की तरफ फेंका गया विथ स्पीड u. ओके ओके. सो यहाँ पे क्वेश्चन था पार्टिकल A, दिस इज B, दिस इज C. if they strike ground with speed VA, VV and VC, then choose correct option. Choose correct option. Option A, VC is greater than VA is greater than VV. Option B, VC is less than VA is less than VV. Option C, VC is equal to VA is equal to VV. Option D, none of these. Which option is correct? ये आप प्रोजेक्टाइल में भी कर चुके हैं. So this is not a big task for you. So please आंसर करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. इसमें फटाक से बता दें.
मैं बिल्कुल आतंकवादी बनता जा रहा हूँ, है ना। बड़ी बड़ी हो गई दाढ़ी, अभी तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, और बड़ी होगी। चले बताएं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे? ध्यान से देखें, सभी का मास सेम, अगर मास सभी का सेम नहीं होता तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती थी। सभी का मास भी यहाँ पे सेम है, सभी का मास क्या है? सेम है। तो बताएं टोटल एनर्जी ए का क्या होगा? टोटल एनर्जी ए का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। टोटल एनर्जी पार्टिकल बी का क्या होगा? mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर। टोटल एनर्जी सी का क्या होगा? mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर, है ना। तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा? क्या ये भी कांस्टेंट रहेगा? क्या ये भी कांस्टेंट रहेगा? यस सर। तो बताएं जब तीनों ग्राउंड को हिट कर रहे होंगे तो सभी के पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई होगी, सभी के पास सिर्फ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि जब दोनों सभी हिट कर रहे होंगे तो पार्टिकल ए के लिए mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर इतना एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे था, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल तो जीरो, मैं क्या लिखूंगा? हाफ mva स्क्वायर, हाफ mva स्क्वायर। बताओ, सेम तरीके से यही इक्वेशन दूसरे वाले के लिए आएगा, हाफ mvv स्क्वायर, हाफ m स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो सभी का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? va इज इक्वल टू vv इज इक्वल टू vc। हाँ, अब अगर मास ना दिया जाए, सिर्फ ये स्पीड दे दिया जाए, तो मैं यहाँ पे स्पीड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रोजेक्टाइल का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से नोट कर लो खटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। किससे करेंगे बच्चा? एनर्जी कंजर्वेशन से। कैसे? ध्यान से देखें। मान लेते हैं क्वेश्चन, सभी लोग लिखेंगे। ये एक स्प्रिंग है, मैं इसमें पोल नहीं दूंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार करा चुका हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम लोग निकाले थे। एक ब्लॉक जिसका मास m है, v स्पीड से आके स्प्रिंग से कोलाइड कर रहा है। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? इसको हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? वर्क एनर्जी कंजर्वेशन। सो व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। ये आप लिख सकते हैं U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। सो बताओ व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन कॉम्प्रेशन नहीं है तो स्प्रिंग का जीरो, प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो ये जीरो। इसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? व्हाट इज विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस कर चुका होगा? ये ऐसा कुछ आ गया होगा सिचुएशन, स्प्रिंग कॉम्प्रेस कर दिया, स्प्रिंग यहाँ से था नेचुरल लेंथ, ऐसे इतना x कॉम्प्रेस कर दिया। तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैं बता चुका हूँ कितना होता है? हाफ kx स्क्वायर। सो हाफ kx स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई यूज नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो जीरो, प्लस व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक? ब्लॉक जब मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा तो रेस्ट में आ गया होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हुई? जीरो। तो दिस इज जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओ सॉरी, तो हाफ से हाफ खत्म, x कितना आ जाएगा? अंडर रूट mv स्क्वायर बाई k। यही चीज़ हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाला था, है ना। और यही चीज़ हम लोगों ने किससे निकाला? एनर्जी कंजर्वेशन से। बट इतना ध्यान रखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन ये वाला चीज़ आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यानी कि वर्क सिर्फ कौन कर रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यहाँ पे ध्यान देखिए फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, सिर्फ क्या फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग वर्क कर रहा है, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। सो वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ओके। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, दैट्स वाई वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अगर फ्रिक्शन होता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आ जाते, तब क्या हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, नहीं, क्योंकि देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, एनर्जी को खाना, तो एनर्जी का लॉस होता। सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला एनर्जी कंजर्वेशन। तब हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होता, वर्क एनर्जी थ्योरम से। आइए एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। चलो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ला 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 हो kg 5 meter 4 meter 3 meter, okay. Speed of the block when it reaches at the bottom of the inclined plane, speed of the block when it reaches at bottom of the inclined plane। चलो जल्दी से बता दो, फटाफट। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी √15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी √60 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी √10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ, ये सरफेस स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, नो फ्रिक्शन, दिस इज स्मूथ। कैलकुलेट वर्क स्पीड, जब यहाँ पे बालक पहुँचेगा, ये बालक जब यहाँ पे पहुँचेगा स्लाइड करते हुए, तो स्पीड कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो फटाक से बता दो कितना होगा, फटाफट बता दो। चलो देखते हैं। तो कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल कोई वर्क करेगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। सो वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ओ सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन। सो व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ओके। तो हम लोग इसको रेफरेंस लाइन चूज कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन। इसको फार्मूले को जब भी आप अप्लाई करेंगे तो रेफरेंस लाइन आपको चूज करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो U इनिशियल कितना है बोलो, यहाँ से कितनी हाइट पे है 3 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा mgh प्लस K इनिशियल से ड्रॉप किया गया तो 0 इज इक्वल टू E फाइनल। फाइनली ब्लॉक यहाँ पे होगा तो यही रेफरेंस लाइन यानी कि 0 पोटेंशियल लाइन, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हाफ mv², ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मास m से m खत्म, तो 2gh इज इक्वल टू v², तो v कितना आ जाएगा √2gh, इज दैट क्लियर। अब आप वैल्यू रख दें तो √2 g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा √60 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग इस तरीके से चलते हैं तो हमको क्या रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे चलो ΔU प्लस ΔK इज इक्वल टू 0, ओके, तो हमको उस तरीके से नहीं चलना पड़ेगा। अब बताएं
जब बालक ये 10 kg का मास यहाँ से यहाँ जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। सो बताएं, अगर बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? कितना डिक्रीमेंट होगा उसके वर्टिकल हाइट में 3 मीटर का, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। नेगेटिव या पॉजिटिव बताएं, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस mgh। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ mv² इज इक्वल टू mgh आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको ही रेफरेंस लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से जाएंगे, एक ही चीज़ है तो, लेकिन इस तरीके से जाएंगे दोनों तो आपको रेफरेंस लाइन नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? नोट करो। चलो मिटाते हैं। Next question. Wedge 37 degree, 4 meter, 5 meter and क्या कर रहा हूँ यार, 3 मीटर 5 मीटर। यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया गया 10 kg का, ओके। एंड यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज 0.1, mu is 0.1. So calculate velocity of block when it reaches to bottom. When it reaches to bottom. फटाक से बता दो जल्दी से। ओके आपके सामने ऑप्शन दिए हो ABCD, जल्दी से बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखते हैं, बताओ जल्दी से, आओ देखते हैं। बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन वर्क करेगा नहीं, करेगा कि नहीं करेगा सर? तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी? नहीं। तो क्या हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे क्या क्या वर्क करेगा? नॉर्मल तो वर्क करेगा नहीं, फ्रिक्शन करेगा और ग्रेविटी करेगा। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इनिशियल तो 0 होगा, यहाँ से ड्रॉप किया गया है ना। चलो तो बताओ यहाँ पे 100 न्यूटन नीचे लगेगा तो इसके कंपाउंड ले लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 60 इधर आ जाएगा और 80 इधर आ जाएगा, 80 न्यूटन, है ना, है ना। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 0.1 इंटू 80 तो कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। तो जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? बताओ। ग्रेविटी का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है? 60 न्यूटन, इधर की तरफ कंपोनेंट है 80 न्यूटन, है ना। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर। हाँ, आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो अब ग्रेविटी का इधर की तरफ कंपोनेंट है या आप कंफ्यूज हो रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स में निकाल लिया, फ्रिक्शन इतना ही होगा ना। अब बताओ मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा ना mg, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है s, दोनों के बीच एंगल कितना? 53। तो व्हाट इज वर्क डन बाय? सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? माइनस फ्रिक्शन फोर्स 8 इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कितना आएगा? 5 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 और दोनों के बीच एंगल कितना? cos 53 इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, m का वैल्यू मैं इंटू 10 ले लेता हूँ, 10 kg है ना। तो यह आ जाएगा -40 प्लस
10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर। 10 से 10 खत्म कर देते हैं, एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -4, 5 से 5 खत्म, प्लस 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, या वी स्क्वायर आ जाएगा 52, सो वी कितना आ जाएगा √52 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको क्लियर होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन आप हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते हो, वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा, जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे लिए है जिंदगी का सफर, 2 kg 5 kg। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ 5 kg block speed of 5 kg block when it descended 10 meter, when it descended 10 meter। ओके, ऑप्शन दे देता हूं मैं, चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने दिए, जल्दी से बता दो। जब 5 kg का ब्लॉक 10 मीटर नीचे आ जाता है तब जो है स्पीड कितना होगा इसका, ये हम लोगों को बताना है। ओके, जल्दी से बता दो। चलो देखते हैं। तो एक चीज बताओ, कंस्ट्रेंट रिलेशन से अगर 10 मीटर ये नीचे आएगा तो 10 मीटर ये भी ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? दोनों की स्पीड बराबर हो कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट में बताया था ना, बार बार हर जगह पे हो जाएगा, वर्क पावर एनर्जी में भी हो जाएगा, हर जगह पे हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो ये 10 मीटर नीचे आएगा तो ये 10 मीटर ऊपर जाएगा, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलो अब हम लोग निकालते हैं। अब देखो, अगर हम लोग ये लगाते E इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल प्लस K फाइनल, तो रेफरेंस लाइन हमको डिफाइन करना पड़ता और फाइनली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हम लोग इसलिए इससे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली ये अप्लाई करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0। चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे 2 ब्लॉक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 kg ब्लॉक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो बताओ ये 10 मीटर नीचे आएगा, ऐसे यहाँ कहीं आ जाए, कितना नीचे आया 10 मीटर, तो ये क्या करेगा 10 मीटर ऊपर चला जाएगा, 10 मीटर विल राइज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। बताओ डेल्टा यू क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा, नीचे आ रहा है तो घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस mgh। m कितना है 5, g का वैल्यू 10 इंटू 10। ओके, इसका पोटेंशियल एनर्जी ये ऊपर जा रहा है तो घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी प्लस हो जाएगी, प्लस mgh 2 इंटू जी का वैल्यू 10, कितना हाइट ऊपर जा रहा है 10। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर देखें आप लोग रेफरेंस लाइन वगैरह मान के, यहाँ रेफरेंस लाइन मान लिया है, नीचे आ रहा है ना, यहाँ मान लिया, फिर x, वो एकदम सेम वही यही चीज़ आएगा फिर। ठीक है, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक कितना है हाफ mv स्क्वायर, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल तो 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता, यहाँ पे ऐसा 2-3 ब्लॉक लगे हुए होते, ऐसा, मैंने इसका मास दे दिया कुछ m1, इसका दे दिया m2, मैं पूछता कि बताएं जब ये 2 मीटर नीचे आता है तो इसका स्पीड कितना होगा या इसका स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 2 मीटर नीचे आएगा तो ये 2 मीटर ऊपर थोड़ा जाएगा, कुछ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, वो कंस्ट्रेंट से हम लोग निकाल लेंगे, दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो कंस्ट्रेंट से निकाल लेंगे, फिर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर दें। सो वेरी इजी,
यही सेम चीज़ अगर हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे इस ब्लॉक का, फिर इस ब्लॉक का, इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर रिलीज़ किया गया है 2 मीटर नीचे जब चला जाएगा तो कितना वेलोसिटी गेन करेगा वो निकालेंगे, फिर सेम इस तरीके से इसका निकालेंगे। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन आपका रास्ता आसान कर देता है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से कितना लिखेंगे, ये आ जाएगा -500 + 200 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, + 7v²/2 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7v²/2 = 300। तो v कितना आ जाएगा, √600/7 मीटर/सेकंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो 5 kg का अगर इतना आया तो 2 kg का भी उतना होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन का, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर। क्या स्टार्ट करेंगे, पावर। चलो कर ही दो भैया, ये क्वेश्चन कर ही दो, न मर जाओगे तुम लोग। तुम्हारे लिए है बहारों के मौसम, कभी जिंदगी में न आए कोई गम। हमारा है क्या यार, हम हैं दीवाने, हमारी तड़प तो कोई भी न जाने। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ 10 kg block when it descended by। तुम दिल की धड़कन में रहती हो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चलो जल्दी से बता दो। वेलोसिटी ऑफ 10 kg block when it descended by 20 meter, when it descended by 20 meter। 10 kg नहीं, इसके लोड कर लेते हैं 2 kg का, 2 kg का बताना है। when it descended by 20 meter, 2 kg block when 10 kg descended by 20 meter। दैट मीन्स जब ये 20 मीटर नीचे आ जाता तो इसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताना, फटाक से बता दो। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो बताओ जब ये 10 मीटर नीचे आएगा, 10 मीटर 20 मीटर यहाँ कहीं पहुँचेगा, तो ये कितना ऊपर जाएगा। टेंशन मार कर लो, टी पावर मेथड लगाएंगे हम लोग, टी टी टी। ओ 1 मिनट, कुछ मिस्टेक है क्या, टेंशन तो 0 आ जाएगा, टेंशन तो 0 आ जाएगा। 1 मिनट मिस्टेक है, सॉल्व ना करें, रुके। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। ओके अभी सॉल्व ना करें, मिस्टेक है। चलो देखिए, कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को। सपोज इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले अगर, काफ़ी सिंपल वे में, ऐसा है ना, 4 kg 2 kg 4 kg 2 kg, ठीक है। जब 4 kg 2 मीटर नीचे आता है तब 2 kg का वेलोसिटी क्या होगा। चलो क्वेश्चन, व्हेन 4 kg falls down 2 meter then
वेलोसिटी ऑफ 2 kg विल बी। ओके, ऑप्शन दे दूं मैं? चलो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, टेंशन जीरो हो जा रहा था, अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, करेक्ट। चलो आते हैं, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो बताओ जब ये 2 मीटर नीचे आएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा, 1 मीटर ऊपर जाएगा। कंस्टेंट से मैं निकाल लूंगा ना, टी टी टी, इसमें क्या जाएगा 2t, कंस्टेंट से मैं निकाल लूंगा। कैसे बताओ, ये ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इंटू -2 क्यों लिया, क्योंकि टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, प्लस इसके लिए 2t इंटू एक्स मान लिया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर टेंशन भी ऊपर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर। सेम तरीके से मैं मान लिया कि जब ये 1 मीटर ऊपर चला गया तो इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा 2v। इज दैट क्लियर? कंस्ट्रेंट है सब कुछ, कंस्ट्रेंट में लगा रहा हूँ। ओके, तो अब यही क्वेश्चन लगा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये नीचे आएगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, mgh, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, तो मैं क्या लिखूंगा -mgh, 4g का वैल्यू 10 इंटू 2 प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 मीटर ऊपर कर रहा है तो इसमें कितना चेंज होगा, mgh, बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, तो प्लस mgh, मास 2 इंटू g का वैल्यू 10 इंटू 1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना आ जाएगा बोलो, हाफ mv², मास 4 इंटू वी का वैल्यू कितना है, इसका वेलोसिटी 2v², प्लस इसका हाफ mv², मास 2 इंटू वेलोसिटी v² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -60 प्लस ये 2 से खत्म, कितना आ जाएगा 9v² इज इक्वल टू 0। तो v कितना आ गया, √60/9 मीटर पर सेकंड। ये हमने इसकी वेलोसिटी को v माना है ना, तो इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √60/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं 4 kg का वेलोसिटी पूछूं तो 4 kg का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 4 kg का 2v के बराबर है ना, तो 2 इंटू √60/9 यानी कितना आ जाएगा, √240/9 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ये कंस्टेंट से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन पावर। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट तो पावर को फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन dW/dt, या वर्क डन पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W/T। पावर क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय टाइम T। ओके, dW/dt और वर्क डन बाय टाइम। या पावर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो नोन एज पावर, इज ऑल्सो नोन एज पावर। ओके, सो पावर P इज इक्वल टू क्या जाएगा, dE/dt। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो वर्क डन का यूनिट जूल होता है, टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है, तो SI यूनिट इसका आ जाएगा जूल पर सेकंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो दिस इज द SI यूनिट वाट, जो कि कितना होता है, 1 वाट किसके बराबर होता है बच्चा, 1 जूल पर सेकंड। इसका अदर यूनिट होता है हॉर्स पावर, 1 HP, एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, SI यूनिट क्या है, वाट, जूल पर सेकंड। ओके, इज दैट क्लियर? अब पावर की जरूरत क्या पड़ती है, जैसे मान लेते हैं कोई है ना, कोई आदमी अपने सर पे बोझा लेके ये 10 मीटर हाइट का सीढ़ी चढ़ रहा है, 10 मीटर।
है ना, 50 kg का लोड लेके आदमी ए, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा सेम वर्क डन होगा। कोई दूसरा आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा, वो भी सेम वर्क करेगा। तो हाउ वी कंपेयर, अगर जैसे मैं एक सिंपल छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, आज इस चैप्टर को फिनिश करना है। जैसे मैं बात करूं कि सपोज यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थर को उठा के यहाँ लेके आना है। मैंने पर्सन ए को भेजा, पर्सन ए उठा के यहाँ लेके गया 1 आवर में। पर्सन बी को हमने भेजा, पर्सन बी यहाँ से उठा के ले गया 2 आवर में। एक तीसरे पर्सन सी को भेजा, वो यहाँ पे 10 मिनट में ही पहुँचा दिया सी। तो है क्या, यहाँ से यहाँ पहुँचने में वर्क डन तो डिफाइंड है, तीनों सेम वर्क कर रहे हैं। ए भी जितना वर्क करेगा उतना ही बी वर्क करेगा, उतना ही सी वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, तो वर्क डन भी सेम होगा, है ना। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर से। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्षमता किसकी ज़्यादा, उसको पावर कहते हैं। जैसे ये 10 मिनट में ये सारा काम फिनिश करके यहाँ पहुँचा दे रहा है, तो इसकी पावर ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ये कम, ये इससे ज़्यादा टाइम लगा, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी सबसे कम है। जैसे आप लोग समझते होंगे, कोई एक चैप्टर को 2 घंटे में पढ़ लेता है, कोई एक ही चैप्टर को 4 घंटे में पढ़ लेता है, तो फाइनली चैप्टर तो दोनों ने फिनिश किया है। पर्सन ए ने भी एक चैप्टर फिनिश किया है, पर्सन बी ने भी एक चैप्टर फिनिश किया है। बट इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज 2 पर्सन, सो हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट, कैपेसिटी, क्षमता। पहले पर्सन की कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो 2 घंटे में ही फिनिश कर ले रहा है, कम टाइम ले रहा है। दूसरे पर्सन की कैपेसिटी ज़्यादा है, दूसरे पर्सन की कैपेसिटी कम है क्योंकि वो सेम चैप्टर को फिनिश करने में 4 घंटे ले रहा है। तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा, कैसे आप कंपेयर करोगे, पावर से। ओके, तो इसीलिए हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। सो पावर का एक ही फार्मूला है, वर्क डन बाय टाइम। ओके, वर्क डन बाय टाइम, नोट करो। पावर कैसे क्वांटिटी है, स्केलर। पावर कैसे क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, चलो क्वेश्चन। अ मोटर पंप raises 60,000 liter of water to a height of 5 meter from ground. Then in 1 hour, then 1 hour नहीं 1 मिनट, 1 मिनट कर दें, 1 आवर कर दें, 10 मिनट कर देते हैं। देन कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप, ओके। देन कैलकुलेट पावर ऑफ द, ऑप्शन नोट करो। ऑप्शन ए 5 किलोवाट, ऑप्शन बी 10 किलोवाट, ऑप्शन सी 5 वाट, ऑप्शन डी 10 वाट, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट क्या होगा आंसर, 1 मिनट में, 1 मिनट में बता दो। फटाक से बता दो। चलो देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ से कुछ वाटर है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना है 60,000 लीटर। इसको कितना हाइट तक लेके जाना है, 5 मीटर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना mgh। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कितना ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हम लोग को, mgh।
तो मास ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी या मास नहीं वॉल्यूम दिया हुआ, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर कितना होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है लीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 60,000 इंटू 10⁻³ ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये इससे खत्म हो जाए कितना आ जाएगा 60,000 kg। ओके, तो यहाँ पे रखें 60,000 इंटू 10 इंटू एच। ओके, एच का वैल्यू कितना 5। हमको पावर निकालना, पावर क्या होता है वर्क डन बाई टाइम, तो 60,000 इंटू 10 इंटू 5 बाई टाइम कितना 10 मिनट, उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 60, तो ये 100, तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से 5000 वाट, मतलब 5 किलोवाट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर, नोट करो। नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है, पी को हम लोग क्या करें dW/dt, सो देयर इज एन इंस्टेंटेनियस पावर। चलो अब हम लोग ध्यान से देखें, वर्क डन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Fs cos थीटा, क्या पढ़ा था Fs cos थीटा, है ना, जहाँ पे ये फोर्स, सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थीटा, सो इफ आई डिफ्रेंशिएट इट dW/dt, मान लेते हैं फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा ddt ऑफ Fs cos थीटा। ओके, तो ये तो पावर हो गया। अब अगर फोर्स कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट एंड थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज आल्सो नॉट चेंजिंग, तो क्या आ जाएगा पावर F इज इक्वल टू F cos थीटा बाहर आ जाएगा इंटू ds/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, सो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Fv cos थीटा, या पावर इज इक्वल टू इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं F.v। दैट मीन्स अगर किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है वो पता हो, उसका वेलोसिटी पता हो, दोनों के बीच एंगल पता हो, तो पावर डिलीवर्ड एट दैट पॉइंट बाय दैट फोर्स विल बी इक्वल टू F.b, या पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू Fv cos थीटा। नोट करें फटाक से। ओके, बता दें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं आज यहीं पे। क्वेश्चन, टू kg mu equal to 0.5, 30 Newton. Block starts from rest, then calculate power delivered by 30 Newton force at t is equal to 2 सेकेंड। ऑप्शन ए दे देता हूँ मैं 60 वाट, ऑप्शन बी 600 वाट, ऑप्शन सी 6 वाट, ऑप्शन डी 6 किलोवाट। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, चलो देखते हैं। तो इस पे जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना 0.5, एन का वैल्यू होगा 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 न्यूटन, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन। ब्लॉक इधर की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 30 - 10 बाई मास 2, कितना आ जाएगा बच्चा
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी अचीव्ड एट 2 = 2 सेकंड कितना आ जाएगा, v = u + at। रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0, 10 + 2 तो v कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, 20 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब मेरे को बताओ 30 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर की तरफ है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो पावर डिलीवर्ड बाय 30 न्यूटन फोर्स कितना आ जाएगा, FV cos थीटा। F कितना है 30 न्यूटन, वेलोसिटी कितना 20, cos थीटा कितना है 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 600 वाट। ये इतना पावर डिलीवर कर रहा है 30 न्यूटन फोर्स। इफ अगर मैं पूछूं यहीं पे व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन, व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन एट t = 2 सेकंड, व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन एट t = 2 सेकंड, तो क्या लिखोगे आप, पावर कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स FV × cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 10, वेलोसिटी कितना है 20 और थीटा कितना बताओ, वेलोसिटी इधर की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, थीटा वो कितना 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 200 × cos 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा -200 वाट। इतना एनर्जी फ्रिक्शन खा लेगा, इतना पावर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए होगा, इस 30 न्यूटन को लगाना पड़ेगा। तो जो 600 डेवलप हुआ पावर, उसमें से 200 कहाँ चला गया, उसमें से 200 कहाँ चला गया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने, फ्रिक्शन खा गया, भूखा बेचारा था, खा गया, ठीक है। सो दिस इज द पावर डेवलप्ड। हो गया। सो दिस चैप्टर फिनिश नाउ। आपको एनसीईआरटी का वर्क पावर एनर्जी कंप्लीटली सॉल्व करना है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो मिलते हैं। Work, power and energy is finished now. Okay. So अभी है सर्कुलर मोशन का एक पार्ट बचा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे।